थैंक यू। अब देखिए हमारे पास जो आज चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड विच इज द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर सिलेबस। यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं सिक्योरिटी के नाम से। हमारा मेन फोकस रहेगा कि उन 4 या 5 क्वेश्चन को हम काउंटर करें। आपको इस क्लास से ये बेनिफिट होगा कि आपने अपने आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, सिक्योरिटी का आएगा। सिक्योरिटी के बारे में आप लिखोगे इट इज अ नोशन फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, ऐसे थ्रेट जो क्या कर सकते हैं, आपको एंडेंजर कर सकते हैं आपकी कोर वैल्यूज को। तो पहला इसके नीचे फ्लो चार्ट बनाओगे, ऐसे थ्रेट विच एंडेंजर योर कोर वैल्यूज, और सेकंड वन दे आर द बियॉन्ड ऑफ रिपेयर, ऐसे थ्रेट जिसका आप क्या नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। फिर यहां पे क्या आते हैं, हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं, पहला आता है ट्रेडिशनल और दूसरा क्या आता है, नॉन ट्रेडिशनल। तो यहां पे जो नॉन ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल का गेम है, इसमें आपका 2 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ट्रेडिशनल थ्रेट वो थ्रेट्स हैं जो क्या करते हैं, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। यहां पे आपका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। तो स्टेट की जो 3 कोर वैल्यूज हैं, पहली कोर वैल्यूज है इंडिपेंडेंस, दूसरा है सोवरेनिटी, थर्ड वन इज द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब बोलता है कि यहाँ पे सोर्स ऑफ थ्रेट क्या है, फॉरेन अटैक है। यहाँ पे क्या है, फॉरेन अटैक है। तो आपने ये 3 पॉइंट्स इसके अंदर आप लिखोगे। नॉन ट्रेडिशनल के अंदर कौन से हैं, ऐसे थ्रेट विच एंडेंजर द कोर वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंडेंजर ऑफ कोर वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर ह्यूमन बीइंग किसी स्टेट के अंदर सिक्योर है तो डेफिनेटली वो स्टेट भी क्या आपका सिक्योर है। दिस इज द 2 पॉइंट्स। फर्स्ट वन, आप ट्रेडिशनल के अंदर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, यहां पे क्या बोल रहा है कि एंडेंजर ऑफ द कोर वैल्यूज ऑफ द ह्यूमन बीइंग विद द स्टेट। अब बोलता है यहां पे कौन कौन से थ्रेट हो सकते हैं, यहां पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट है। जैसे कोई फॉरेन अटैक है वो भी इसका पार्ट है, क्योंकि उसके अंदर भी ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल को थ्रेट किया जाएगा। सेकंड वन क्या हो सकता है, कोई आपका एपिडेमिक्स हो सकता है, बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं। थर्ड वन आपका क्लाइमेट हो सकता है। फोर्थ वन इज योर टेररिज्म। तो आप यहां पे किसको लिख सकते हो, टेररिज्म। इसके बारे में लिखोगे दिस इज द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। नैरो कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आप एक ही थ्रेट को इंक्लूड कर रहे हो। इसमें आप क्या लिखोगे, दिस इज द वाइड कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि आप यहां पे एक से ज्यादा थ्रेट को इंक्लूड कर रहे हो। तो सिंपल सा ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द थ्रेट कंटेन द ट्रेडिशनल थ्रेट, और यहां पे नॉन ट्रेडिशनल में आपके न्यू थ्रेट्स हैं। ट्रेडिशनल में क्या है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, सोर्स ऑफ थ्रेट क्या, ओनली फॉरेन अटैक है, नैरो कॉन्सेप्ट है। यहां पे क्या है, आपका जो सिक्योरिटी है ह्यूमन बीइंग का। अगर ह्यूमन बीइंग सिक्योर है तो डेफिनेटली कौन सिक्योर है, स्टेट का बॉर्डर सिक्योर है। थ्रेट क्या है, नंबर ऑफ द थ्रेट्स हैं। अब यहां पे इसको क्या बोला गया, वाइड कॉन्सेप्ट बोला गया। वाइड कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा नंबर थ्रेट को ये काउंट कर रहा है। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी पढ़ना है। अब ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के अंदर 2 चीजें आपको समझ में आ गई है। पहला क्या है, ये नैरो कॉन्सेप्ट है, और द सेकंड थिंग दैट यहां पे जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है वो किसको दी जा रही है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर है। तो ये बोलता है कि इसके अंदर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, इफ सपोज कीजिए ए कंट्री अटैक करता है ऑन बी पे, तो उस कंडीशन में बी के पास क्या ऑप्शन है। सिंपल सी बात है, ए कंट्री इज अटैक्ड ऑन बी। ए क्या है, पावरफुल कंट्री है, वो किसके ऊपर अटैक कर रही है, बी। बी कौन सी कंट्री है भाई, वीक कंट्री है। ए क्या है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो यहां पे बी कंट्री के पास अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं। पहला इसके पास ऑप्शन है कि उसको क्या कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। सरेंडर का मतलब उसको पता है कि अगर वॉर होगा तो मैं डेफिनेटली क्या होंगी, हार जाऊंगी, तो मेरे को अपनी हार बचाने के लिए क्या करना चाहिए, सरेंडर। पर एक वर्ड यहां पे आप लिखोगे, नॉट पॉपुलाइज अमंग द पीपल। अपने लोगों के बीच में उस चीज को वो क्या नहीं करेगी, पॉपुलाइज नहीं करेगी। द रीजन इज बिहाइंड, अगर वो ऐसा करती है तो उस कंडीशन के अंदर वहां के जो नेशनलिज्म है उसको ये सेटबैक लगेगा। सेकंड वन ये बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए, टू प्रिवेंट। टू प्रिवेंट का मतलब होता है वॉर को रोकना। अब वॉर को कैसे रोका जा सकता है, उसका एक ही कंडीशन है, कॉस्ट ऑफ वॉर को इंक्रीज करना। जैसे हमने कोल्ड वॉर के अंदर स्टडी किया था कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर यहां पे दोनों कंट्री क्यों नहीं लड़ना चाहती थी, उसका एक बड़ा कारण था दोनों कंट्री के पास बहुत ज्यादा वेपन्स थे और उनको पता था अगर वॉर होगा तो दोनों कंट्री को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और कोई भी ऐसी कंट्री इस पोजीशन में नहीं है कि वो क्या कर सके, उस पूरे के पूरे लॉसेस को टॉलरेट कर सके। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ वॉर को क्या कर दीजिए, इंक्रीज कीजिए। नेक्स्ट वन ये बोलता है लिमिट द वॉर। लिमिट द वॉर कैसे करेंगे, उसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपका वॉर हो जाता है तो इस कंडीशन में आपका जो डिफेंडिंग लेवल है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए।
तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे यूएसए ने इराक के ऊपर अटैक किया था 2003 में, और उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। उस कंडीशन में वहां का जो डिफेंडिंग लेवल था बहुत ज्यादा हाई था, तो यूएसए को क्या करना पड़ा था, विड्रॉन करना पड़ा था, कहां से, इराक से। तो दिस एग्जाम्पल यू कैन कोट। अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। पहला टर्म आता है अलायंस बिल्डिंग और दूसरा टर्म आता है बैलेंस ऑफ पावर। पहला क्या आता है, अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग क्या है, अलायंस बिल्डिंग। और सेकंड हमारे पास जो टर्म आती है वो आता है बैलेंस ऑफ पावर। या तो ये क्वेश्चन आते हैं कि सिक्योरिटी पॉलिसी के क्या कंपोनेंट है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर यह क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली कि राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ द अलायंस बिल्डिंग या बैलेंस ऑफ पावर। अलायंस बिल्डिंग का मतलब होता है जहां पे ग्रुप ऑफ कंट्रीज होती हैं। क्या होती है भाई, ग्रुप ऑफ कंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। सिंपल सा पॉइंट है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। तो अलायंस के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या भाई, पर्पज ऑफ सिक्योरिटी है। अब ये कहता है कि जो अलायंस है ऑलवेज टू बी इन रिटर्न, ये रिटर्न फॉर्म में बनता है, जैसे नेटो, सीटो, सेंटो, इनका क्या था, रिटर्न फॉर्म था। अलायंस क्या होता है, टू बी चेंज, बदलता रहता है। अब जैसे नेशनल इंटरेस्ट चेंज होंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका अलायंस चेंज हो जाएगा। इसका एग्जांपल है, यूएसए ने एक टाइम में अलायंस बनाया था किसके साथ, तालिबान के साथ, क्योंकि वो किसको कमजोर करना चाहता था, यूएसएसआर को। पर जब यूएसएसआर का क्या हो गया, उससे इंटरेस्ट पूरा हो गया, तो उस कंडीशन में उसने उसी के ऊपर अटैक कर दिया था। तालिबान अटैक ऑन द यूएसए। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता है टू मेंटेन द, पहला इसमें ये भी पॉइंट लिखोगे, टू मेंटेन द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। यहां पे जो मेन है वो क्या है, पर्पज ऑफ सिक्योरिटी है। बैलेंस ऑफ पावर कोई भी कंट्री जो करती है उसका मेन पर्पज रहता है सिक्योरिटी, और मेन कॉन्सेप्ट है टू अवॉइड द वॉर। क्योंकि जब दो कंट्री के पास सिमिलर पावर होगी तो वो किसके लिए नहीं जाएगा, वॉर के लिए। जैसे सपोज करो ए हमारा नेबर कंट्री है और बहुत पावरफुल है, हमारे उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, फ्यूचर के अंदर हमें पता है कि वो हमारे पर अटैक नहीं करेगा, पर कोई गारंटी भी तो नहीं है, क्योंकि चाइना और इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस बोथ कंट्री हैड ए गुड रिलेशनशिप, पर चाइना ने 1962 में इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया था। तो यहां पे इसीलिए इस वीक कंट्री को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पावर करना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पावर के अंदर पर्पज हमने लिखा है, वो किस पर्पज से, दो पर्पज से। पहला ऊपर से लिखोगे सिक्योरिटी के पर्पज से, और सेकंड जो बैलेंस ऑफ पावर होता है यहां पे आप उसका सेकंड पॉइंट मार्क करोगे कि अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। किसके लिए, अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यहां पे आप एग्जांपल लिखोगे, इंडिया ने क्या की थी, साइन की थी एक ट्रीटी किसके साथ, यूएसएसआर के साथ इन 1971 टू मेक ए बैलेंस। किसके अगेंस्ट, क्योंकि यूएसए और चाइना एंड पाकिस्तान का क्या हो रहा था, एक अलायंस बन रहा था। इस अलायंस को काउंटर करने के लिए क्या किया गया था, बैलेंस ऑफ पावर किया गया था। तो दिस थिंग यू कैन राइट इनटू द 4 मार्क्स। 4 नंबर के अंदर आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईली बोर्ड के अंदर रिपोर्ट सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन आएगा सिंपल सा, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन के क्या बताइए, कंपोनेंट बताइए। तो आपके ये क्वेश्चन दो तरह से आता है, या तो क्वेश्चन आएगा सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी में आपने बैलेंस ऑफ पावर और अलायंस बिल्डिंग को एक्सप्लेन करना है। अगर क्वेश्चन आता है सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन, तो उस कंडीशन के अंदर ये आप 3 कंपोनेंट को एक्सप्लेन करोगे। अब इसमें वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा पहले लिखिए सिक्योरिटी का मीनिंग। तो 3 कंपोनेंट में पहला जो कंपोनेंट है उसका नाम है डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट। दूसरा आर्म्स कंट्रोल, और तीसरा ये 1 मार्क के अंदर भी आया है जिसको हम बोलते हैं सीबीएम, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट। अब पहले के अंदर आप लिखोगे डिसआर्मामेंट क्या होता है। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है गिव अप द सर्टेन टाइप्स ऑफ द वेपन्स। जब कोई कंट्री सर्टेन टाइप्स ऑफ द वेपन्स को क्या कर दे, गिव अप कर दे। गिव अप का मतलब होता है कि फ्यूचर के अंदर वो क्या करे, इस तरह के वेपन्स नहीं बनाएंगे, सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन्स। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट आप इसके अंदर ये लिखोगे कि कौन कौन सी ऐसी ट्रीटी साइन हुई है जिसके अंदर डिसआर्मामेंट हुआ है। पहली 2 ट्रीटीज लिखोगे। द फर्स्ट वन इज द, जिसका नाम है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972, कोई भी कंट्री बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं बनाएगी। अगली हुई है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1992, कोई भी कंट्री केमिकल वेपन्स नहीं बनाएगी। पर यहां पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है न्यूक्लियर वेपन्स का।
कि न्यूक्लियर वेपन्स भी क्या हैं, बहुत डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं, पर सुपर पावर आर नॉट रेडी टू गिव अप। अब सुपर पावर क्या नहीं है, नॉट रेडी टू गिव अप। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इनसे क्या बनता है, बैलेंस ऑफ पावर बनता है। दो कंट्री वॉर के लिए क्यों नहीं जाएंगे? हमारी कंट्री के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान के पास भी है, तो बोथ कंट्री हैव द न्यूक्लियर वेपन, दे हैव द थ्रेट फ्रॉम द ईच अदर। उनको इस बात का डर है कि अगर हम इंडिया के साथ वॉर करेंगे तो इंडिया न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है, सिमिलर फीलिंग फ्रॉम द पाकिस्तान। पर यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स ही बैलेंस ऑफ पावर बनाएंगे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बाद दोनों कंट्री ने 1998 के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, पर 1999 में दोनों कंट्री ने एक वॉर फॉट किया है। आर्म्स कंट्रोल का मतलब होता है टू लिमिट द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स। आर्म्स कंट्रोल का मतलब होता है टू लिमिट द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स। जब आप अपने प्रोडक्शन को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म्स कंट्रोल बोलते हैं। आर्म्स कंट्रोल के लिए बहुत सारी ट्रीटी हुई है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, जैसे एलटीबीटी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी 1963। सेकंड आप लिखोगे एनपीटी, एनपीटी कब हुआ है, 1968 के अंदर। यहाँ पे लिखोगे सोल्ट 1, सोल्ट 2, सोल्ट 1 कब हुई थी, 1972 के अंदर, दूसरी कब हुई है, 74 के अंदर। तो इन सारी ट्रीटीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें क्या करना है, आर्म्स के प्रोडक्शन को कम करना है। पर यहां पे ध्यान रखना, जो इंडिया है, इंडिया डिड नॉट साइन, इंडिया ने साइन नहीं किया किसके ऊपर, एनपीटी के ऊपर और सीटीबीटी के ऊपर, क्योंकि दोनों ट्रीटी को इंडिया मानता है कि दे आर द बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन, ये हमारे फायदे के लिए बिल्कुल भी नहीं है। द रीजन इज बिहाइंड, ये 5 कंट्री को अलाउ करती हैं कि वो क्या कर सकती है, न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर सकती है, दूसरी कंट्रीज न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट नहीं कर सकती हैं। सीबीएम, सीबीएम का मतलब है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट। सीबीएम के अंदर दो चीजें याद रखना, इसमें क्या करती हैं, टू रिवाइल्स कंट्री, टू रिवाइल्स का मतलब जिन कंट्रीज के आपस में डिस्प्यूट्स हैं वो शेयर करती हैं क्या, अपने प्लान्स के बारे में, दूसरा अपनी आर्म्स के बारे में, और तीसरा कोशिश करती हैं कि हम इस तरह का इन्वायरमेंट डेवलप करें कि फ्यूचर में दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करें। तो वी नीड टू डेवलप द ट्रस्ट, हमें क्या डेवलप करना है, ट्रस्ट। तो इसका मतलब अगर ये तीनों चीजें हो जाए, आपको उस कंट्री की वीकनेस पता लग गई, स्ट्रॉन्ग पता लग गया, साथ में दोनों के बीच में विश्वास इस बात को लेकर डेवलप हो गया कि वी आर नॉट गोइंग टू अटैक इन द फ्यूचर, तो यहां पे क्या होंगे, मिनिमम चांस हो जाएंगे किसके, वॉर के, मिनिमम चांस ऑफ वॉर। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इनटू द 6 मार्क्स और 4 मार्क्स, ये डिपेंड करता है कि वो किस में आएगा, ये 6 नंबर में आएगा या आपके 4 नंबर में आएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फर्स्ट वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नोशन के बीच में क्या डिफरेंशिएट है। डिफरेंशिएट के यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि यहाँ पे डिफरेंस आएगा किसके बीच में, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, या फिर क्या आएगा, फर्स्ट वर्ल्ड एंड द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में डिफरेंशिएट बताइए। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज इज रेफर टू द डेवलप कंट्रीज। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को बोला जाता है डेवलप कंट्रीज, या इनको बोला जाता है नॉर्थ कंट्रीज। नॉर्थ कंट्रीज का मतलब होता है ऐसी कंट्री जो इनको डेवलप बनना गया है, दोनों का नाम सेम है। सेकंड वन ये बोलता है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैव ओनली थ्रेट, उनके पास क्या, ओनली एक्सटर्नल थ्रेट है। एक्सटर्नल थ्रेट का मतलब होता है ऐसा थ्रेट जो आपके थ्रेट करे किसको, बॉर्डर ऑफ स्टेट को, बॉर्डर ऑफ स्टेट को। अब वो थ्रेट कौन कौन से हैं, बोलता है कि यहाँ पे 3 तरह के थ्रेट है। पहला थ्रेट है हमें कोल्ड वॉर से, किससे भाई, कोल्ड वॉर से। दूसरा थ्रेट क्या है, हमारी क्या है जो कॉलोनीज हैं वहां पे क्या हो रखी है, वायलेंस हो रखी है, क्या हो रखी है, वायलेंस हो रखी है, या किसी भी कंडीशन के अंदर दूसरी कंट्री के साथ अगर हमारा क्या हो जाए, वॉर हो जाए। अब बोलता है कि नो इंटरनल थ्रेट्स, इनके क्या नहीं है भाई, इंटरनल थ्रेट्स नहीं है। अब इंटरनल थ्रेट्स ना होने का सबसे बड़ा कारण वो कहते हैं 2 चीजें। पहली चीज तो वो बोलता है कि हमारे देश के अंदर एथेनिक कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम है, क्योंकि यूरोप की ऐसी कंट्रीज जहां पे एथेनिक कॉन्फ्लिक्ट थे वो खत्म हो चुके हैं। एथेनिक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है सोशल डिफरेंसेस के नाम पे लड़ना। और दूसरा, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत पावरफुल है अपने इंटरनल मैटर्स को रिजोल्व करने के लिए। तो आप ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखोगे। अब ये क्या कहता है कि ये कौन सी कंट्री है, डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडिया हो गया। अब बोलता है इन कंट्रीज को दोनों तरह के थ्रेट है। वो कहता है एक्सटर्नल भी थ्रेट है और दूसरा कौन से थ्रेट है, इंटरनल थ्रेट है। अब एक्सटर्नल कौन कौन से थ्रेट हैं, एक्सटर्नल में बेसिकली हमारे सामने 3 तरह के थ्रेट हैं। पहला थ्रेट इनको कहता है कि हमें किससे, कोल्ड वॉर से, क्योंकि जब भी दोनों सुपर पावर लड़ेंगी तो हमें भी इसके अंदर वॉर में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा।
दूसरा बोलता है वी हैव द थ्रेट फ्रॉम द कॉलोनियल मास्टर, क्योंकि इन कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली थी कब, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाई दिस कंट्री आर द नोन एज द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तो आप लिखोगे दोज कंट्री गॉट द इंडिपेंडेंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दे आर द नोन एज द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। कॉलोनियल मास्टर से थ्रेट था। तीसरा जो थ्रेट था किससे था, नेबर से, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद दे हैव द क्राइसिस विद द नेबर कंट्री। नेबर कंट्री का मतलब क्या है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्लैश है, नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया है, नॉर्थ वियतनाम वर्सेस साउथ वियतनाम होता था, नॉर्थ आपका सूडान वर्सेस साउथ सूडान होता। अब इंटरनल क्या क्या प्रॉब्लम है, इंटरनल दो तरह की प्रॉब्लम है। पहली जो प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ी है उसका नाम है इकोनॉमिक क्राइसिस है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं कि हमें भी अलग होना है। जैसे इंडिया के अंदर पंजाब में 1980s में और नॉर्थ ईस्ट के अंदर भयंकर किस्म के प्रोटेस्ट हुए कि हमें इंडिया के साथ नहीं रहना है। तो आप यहां पे लिखोगे कि इनको डेवलप बोलते हैं, इनको अंडर डेवलपिंग। यहां पे एक ही थ्रेट है, वहां पे दोनों तरह के थ्रेट है। यहां पे क्या है, नो इंटरनल थ्रेट, यहां पे क्या है, इंटरनल थ्रेट भी है। इसका एग्जाम्पल किसको लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे इंडिया को। इंडिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इंडिया के साथ इंडिया का नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, ये सारे आप इसके अंदर एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो दिस इज द थिंग अबाउट द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। अब हमारे पास दूसरा आता है नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के अंदर तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी है, इसके अंदर आप किसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हो। तो यहां पे तीन बड़े क्वेश्चन है। पहला, सिक्योरिटी फॉर हुम, क्योंकि हम ट्रेडिशनल में पढ़ चुके हैं कि वहां पे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात की जा रही है। यहां पे कहता है सिक्योरिटी फॉर होम, किसके लिए सिक्योरिटी। दूसरा बोलता है सिक्योरिटी फॉर व्हाट, फ्रॉम व्हाट, किससे, एंड हाउ, आप कैसे सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हो। पहला कहता है कि फॉर होम का मतलब है सिक्योरिटी फॉर ह्यूमन बीइंग। क्या भाई, फॉर ह्यूमन बीइंग। नॉन ट्रेडिशनल के अंदर जो सिक्योरिटी है किसके, ह्यूमन बीइंग की। अगर ह्यूमन बीइंग सिक्योर है तो डेफिनेटली यहां पे कौन सी सिक्योरिटी आ जाएगी, ग्लोबल सिक्योरिटी, क्योंकि यहां पे कंट्रीज के बॉर्डर की बात नहीं हो रही है, किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करें। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन के अंदर अगर आपके देश नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है तो बॉर्डर ऑटोमेटिकली सिक्योर है, बॉर्डर को आपको सिक्योर करने की जरूरत नहीं है। अब बोलता है फ्रॉम व्हाट, किससे। बोलता है कि देयर आर द नंबर ऑफ थ्रेट्स, जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं कि यहां पे क्या है, बहुत सारे आपके थ्रेट्स हैं, नंबर ऑफ थ्रेट्स हैं। अब नंबर ऑफ थ्रेट कौन कौन से हैं, जैसे कि आपके टेररिज्म इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड अगेंस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, टेररिज्म है। टेररिज्म के अलावा कौन सा है भाई, सिविल वॉर है आपका, क्या है, सिविल वॉर है आपका, क्या है, एपिडेमिक्स है, ग्लोबल पॉवर्टी है, हंगर है। तो आप ये सारे पॉइंट यहां पे लिख सकते हो। ये सबसे बड़े थ्रेट है किसके, ह्यूमन बीइंग के। साथ में एनसीईआरटी के अंदर एक कोटेशन भी लिखी हुई है कि इतने लोग वॉर से नहीं मरे हैं जितने लोग इन सारे क्राइसिस से बने हैं। अब बोलता है कि इससे बचने का तरीका कैसे है, हाउ कैन वी सेव टू अस। वो कहता है देयर इज अ सिंपल वे, आपको क्या करनी पड़ेगी, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। इट मींस आपको इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज को आपस में कोऑपरेशन करना पड़ेगा। तो दिस इज द नॉन एज द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। बेटे अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज यू राइट डाउन। जी सबसे न्यू थ्रेट कौन सा है। देखिए न्यू थ्रेट में आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। पहला लिखोगे टेररिज्म, दूसरा लिखोगे पॉवर्टी, तीसरा लिखोगे एपिडेमिक। ये वो आपका क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कि आइडेंटिफाई द नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ थ्रेट, कि आपका न्यू सोर्स ऑफ द थ्रेट कौन सा है या कौन सा नहीं है। जो अटैक वाला होगा, सेपरेटिज्म होगा, वो सारे के सारे ट्रेडिशनल है, इसके अलावा कौन से नॉन ट्रेडिशनल है। इसमें आता है पहला पॉइंट आपका ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन अकेला 4 नंबर में आ सकता है। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है कि यू हैव बीन गिवन द सम राइट बेसिस ऑन योर ह्यूमैनिटी, गिवन राइट्स बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी। आपको कुछ राइट दिए गए हैं इस बात को लेके कि आप क्या हो, ह्यूमन हो, तो इसीलिए आपको ह्यूमन राइट्स मिले हैं। इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे 2 बड़े कमीशन एस्टेब्लिश किए गए। एक क्या कहता है, HRC ह्यूमन राइट कमीशन 1948, एक आपको यूएन वाले चैप्टर में पढ़ा था ह्यूमन राइट काउंसिल 2005 के अंदर। इन दोनों के इंस्टीट्यूशन के बनने के बाद भी दुनिया के अंदर क्या है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। अब ये बोलता है जो ह्यूमन राइट्स है इसकी कितनी कैटेगरीज हैं, इसकी 3 कैटेगरीज हैं। पहली जो कैटेगरीज है उसको बोलते हैं हम बेटे पॉलिटिकल राइट्स। अब वैसे तो पॉलिटिकल राइट्स का मतलब होता है राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन।
पर देखिए आप सिटीजन हो इंडिया के, पर यूएसए में रह रहे हो, पर वहां पे सिटीजनशिप नहीं मिली है, पर आपको ह्यूमन राइट्स तो मिलेंगे। इसका मतलब आपको दो चीजें मिलेंगी वहां पे, एक आपको राइट टू लाइफ मिलेगा कि आपकी राइट टू लाइफ को कोई नहीं छीन सकता, और दूसरा आपको राइट टू स्पीच मिलेगा, राइट टू स्पीच मिलेगा। दूसरा बोलता है कि कुछ आपके पास सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स होने चाहिए। सोशल एंड इकोनॉमिक का मतलब है सोशल ग्राउंड में आपको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, और सेकेंड थिंग ये बोलता है कि कोई भी ऐसा प्रोफेशन आपको ना अडॉप्ट किया जाए आपके सोशल बैकग्राउंड के आधार पे कि यू बिलोंग टू दिस रिलीजन यू कैन नॉट डू दिस वर्क, यू बिलोंग टू दिस कास्ट यू कैन नॉट डू दिस वर्क, ऐसा नहीं कर सकते। तीसरा बोलता है राइट्स फॉर द कॉलोनियल पीपल। अब जब ये सारा कॉन्सेप्ट लिखा जा रहा था तो उस समय दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज कॉलोनीज थी, तो जो लोग कॉलोनीज के अंदर रह रहे हैं, गुलाम देश के अंदर रह रहे हैं, उनके पास भी क्या होना चाहिए, राइट्स होने चाहिए। तो राइट फॉर द कॉलोनियल पीपल जो कॉलोनीज के अंदर रह रहे हैं। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि इन राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा। अब प्रोटेक्ट को राइट करने के लिए दो तरह की अथॉरिटी है। पहली जो अथॉरिटी है वो कौन है, आपकी नेशनल गवर्नमेंट है। कौन सी है, नेशनल गवर्नमेंट। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द राइट्स बाय द नेशनल गवर्नमेंट। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर नेशनल गवर्नमेंट खुद ही राइट वायलेशन करे, दुनिया की बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहां पे नेशनल गवर्नमेंट ने ही अपने लोगों को मार दिया। तो जैसे श्रीलंका के अंदर तमिल्स को मारा गया, ऐसे पाकिस्तान में सुना जाता है कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम को मारा जाता है, ऐसे बांग्लादेश के अंदर है, सऊदी अरेबिया के अंदर है। तो उस कंडीशन में क्या करें, कहता है उस कंडीशन के अंदर वी हैव द अथॉरिटी ऑफ द यूएनओ। यूएनओ को क्या करना चाहिए, उस कंट्री के खिलाफ टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन। पर सबसे मजेदार बात यह है कि यूएनओ को हम पढ़ चुके हैं कि यूएनओ इट इज डोमिनेटेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। अगर किसी कंट्री ने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है और उसका दोस्त कहां पे है, यूएनएससी के अंदर है, उसके पास वीटो पावर है, वो कभी भी उसके खिलाफ एक्शन लेने ही नहीं देगा। जैसे रशिया अटैक ऑन द यूक्रेन, और रशिया ने क्या कर दिया, वीटो कर दिया, अब यूएनओ उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है न्यू सोर्स ऑफ द थ्रेट। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इससे क्वेश्चन आएगा न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट। जो आपके न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट है उसमें आप 4 थ्रेट्स याद कर लो। पहला थ्रेट याद कीजिए टेररिज्म, जो इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन इज द ग्लोबल पॉवर्टी, एपिडेमिक्स और माइग्रेशन। सबसे पहले हम देखते हैं टेररिज्म। टेररिज्म का क्वेश्चन आपका 4 नंबर में अकेला आ सकता है। टेररिज्म का जब क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे इट इज अ पॉलिटिकल वायलेंस। पॉलिटिकल का मतलब यहां पे पॉलिटिकल साइंस नहीं है, पॉलिटिकल का मतलब होता है पावर। आप लिखोगे यहां पे इट इज अ पॉलिटिकल वायलेंस। पॉलिटिकल वायलेंस है, और साथ में 2 चीजें हैं इसके अंदर। पहला कहता है डेलिबरेटली, और दूसरा बोलता है इनडिस्क्रिमिनेटली। जब टेररिस्ट लोगों को मारते हैं तो वो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। दूसरा बोलता है कि इसके अंदर वो कौन कौन से मीन्स यूज करता है। मीन्स का मतलब होता है इसके मेथड क्या है। तो यहां पे वो क्या करते हैं, या तो हाईजैकिंग करेंगे, किसको कर लेंगे, बस को करेंगे, एयरप्लेन को करेंगे, या फिर आपके ट्रेन को कर लेंगे, या फिर दूसरा काम क्या करता है, प्लांटिंग द बॉम्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्लांटिंग द बॉम्ब। और सम टाइम दे किडनैप टू द टॉप लीडर्स, उनको किडनैप कर लेते हैं। अब वो कहता है प्लांटिंग द बॉम्ब कहां पे करेंगे, एट पब्लिक प्लेस, जहां पे सबसे ज्यादा क्राउड होगा। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, 2 चीजें हैं। पहला मेन ऑब्जेक्टिव है टू सेपरेट द टेरर। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा क्या सेपरेट करना, टेरर। टेरर का मतलब है डर। जितना ज्यादा डर फैलेगा उतना ही क्या होगा, प्रेशराइज द गवर्नमेंट होगी, प्रेशराइज द गवर्नमेंट। क्योंकि वो उनके जो डिमांड्स हैं उनको कौन एक्सेप्ट करेगा, गवर्नमेंट करेगी। तो क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, प्रेशराइज द गवर्नमेंट करेंगे। इसका आप एग्जांपल लिख सकते हो। दुनिया के अंदर जो बड़े अटैक हुए हैं, जैसे मुंबई अटैक हुआ था, मुंबई अटैक हुआ है। उसके अलावा 9/11 अटैक हुआ है, कहां पे, यूएसए के अंदर। 2016 में या 2019 का लिख दीजिए, पुलवामा अटैक हुआ है, कहां पे, इंडिया के अंदर। अब पहले तो यह माना जाता था कि दिस इज ओनली द प्रॉब्लम ऑफ साउथ एशियन कंट्री या एशिया कॉन्टिनेंट का प्रॉब्लम है टेररिज्म। पर जब से यूएसए के ऊपर अटैक हुआ है, इसको कंसीडर कर लिया गया है कि दिस इज नॉट ए अटैक ऑफ द, दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ द वन स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट, दिस इज द ग्लोबल प्रॉब्लम। क्योंकि यूएसए के ऊपर अटैक हो चुका है तो यूएसए ने इस बात को माना है। अगला वर्ड हमारे पास आता है ग्लोबल पॉवर्टी। ग्लोबल पॉवर्टी क्या होती है, जैसे आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि वर्ल्ड बैंक एक क्राइटेरिया देता है कि इफ अ पर्सन अर्न $1.90 पर डे, वो क्या है, वो गरीब नहीं है। अगर उससे कम अर्न करता है वो क्या है, गरीब है। तो ग्लोबल पॉवर्टी को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो पहला लिखोगे
इट अमर द इशू इन द 1990s। ग्लोबल पॉवर्टी मीन्स नॉट एबल, जब आप क्या नहीं कर पाते, नॉट एबल टू मैनेज बेसिक फैसिलिटीज फॉर द फैमिली, या अपने लिए बेसिक फैसिलिटीज। अब बेसिक फैसिलिटीज में क्या आता है, जैसे फूड आएगा, शेल्टर आएगा, एजुकेशन एंड द हेल्थ सर्विसेज आएगी। अब बोलते हैं ग्लोबल पॉवर्टी का रीजन क्या है, दुनिया में गरीबी क्यों है। वो कहते हैं इसका एक सिंपल सा रीजन है, कहता है कि दो चीजों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पॉपुलेशन एंड वर्सेस रिसोर्सेज। जिस कंट्री के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, रिसोर्सेज कम होंगे, तो डेफिनेटली वहां पे ग्लोबल पॉवर्टी होगी। और जहां पे रिसोर्सेज क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन कम होगी, तो वहां पे ग्लोबल पॉवर्टी कम मिलेगी। अब ये कहता है कि दो तरह की कंट्री है। पहली कंट्री कौन सी है, नॉर्थ कंट्री। नॉर्थ कंट्री के पास क्या, लेस पॉपुलेशन है, मोर रिसोर्सेज है, इसलिए वहां पे ग्लोबल पॉवर्टी जैसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ऑल द कंट्री डजंट हैव द कॉमन थ्रेट, कॉमन थ्रेट नहीं है। अब जो डेवलप कंट्री है उनके लिए तो पॉवर्टी कॉमन थ्रेट नहीं है। दूसरा क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि प्रॉब्लम कहां पे है, साउथ कंट्रीज के अंदर है, जो गरीब देश है। यहां पे क्या है, मोर पॉपुलेशन है, लेस रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से वहां पे पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, शॉर्टेज ऑफ फूड है, लैक ऑफ द सैनिटेशन है। सारी प्रॉब्लम का एक ही कारण है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। जैसे एनसीईआरटी में बताया कि दुनिया की 5 कंट्री के अंदर लगभग 6 कंट्री के अंदर लगभग 50% पॉपुलेशन है। उसमें से कौन आता है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है। इन कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है और प्लस रिसोर्सेज क्या है, कम है। अब ये बोलता है कि इससे क्या होगा, दुनिया के अंदर एक नया इफेक्ट आया है। वो इफेक्ट क्या है, कहता है कि इस इफेक्ट के अंदर से क्या हुआ है, दुनिया के अंदर माइग्रेशन बढ़ा है। अब माइग्रेशन दो तरह का हो सकता है। पहला इंटरनल माइग्रेशन, जब आप अपने देश से ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस में रहना स्टार्ट कर देते हो। जैसे द एग्जाम्पल कि आप कहां पे रह रहे हो, हरियाणा में, पर आपको एम्प्लॉयमेंट कहां पे मिला, पंजाब के अंदर, तो ये क्या होगा, इंटरनल माइग्रेशन। ये क्या होता है, एक्सटर्नल माइग्रेशन, जब आप अपने देश से दूसरे देश के अंदर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल माइग्रेशन। इस माइग्रेशन के दो नेचर हैं, एक आप विलिंगली करते हो, अपनी मर्जी से अपने देश को छोड़ते हो, और एक में क्या किया जाता है, आपको फोर्स किया जाता है। फोर्स का मतलब होता है रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज का मतलब होता है व्हेन यू आर फोर्स्ड टू लीव योर कंट्री। जैसे कि ड्यूरिंग द पार्टीशन जो माइनॉरिटीज थी उनको फोर्स किया गया कि आपको अपना देश छोड़ के दूसरे देश के अंदर जाना है, तो उनको क्या बोला गया, रिफ्यूजी। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो 1990s के अंदर, जैसे कश्मीरी पंडित को माइग्रेट करना पड़ा, कहां से, कश्मीर से रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया के अंदर, ड्यू टू द ह्यूज वायलेंस बाय द काउंटर रिलीजन पीपल। तो अगर आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन को कन्वर्टेड इनटू द वर्ड्स विद द पॉइंट, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। ग्लोबल पॉवर्टी का इशू 1990s में है, नॉट एबल टू मैनेज द बेसिक फैसिलिटीज। बेसिक फैसिलिटीज में क्या आता है, सबसे पहले फूड, शेल्टर, एजुकेशन, द हेल्थ केयर। फिर बोलता है रीजन क्या है, पॉपुलेशन वर्सेस रिसोर्सेज का वाला गेम है। नॉर्थ के अंदर क्या है, लेस पॉपुलेशन है, मोर रिसोर्सेज। साउथ के अंदर मोर पॉपुलेशन, लेस रिसोर्सेज। जब भी जिस कंट्री के अंदर आएगी तो 3 प्रॉब्लम आएंगी। पहली प्रॉब्लम वहां पे हाई लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट रहने वाली है। दूसरा क्या होगा, लैक ऑफ फैसिलिटीज हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सारे लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेगा। और लेस इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा। लेस क्या रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा। इफेक्ट क्या होगा, वहां से लोग माइग्रेट करने स्टार्ट कर जाएंगे। जैसे भारत के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, रिसोर्सेज कम है, तो एवरीडे यहां से बहुत सारे बच्चे फॉरेन के अंदर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पर पढ़ने के साथ साथ मेन ऑब्जेक्टिव है टू अर्न द लाइवलीहुड। तो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अब हमारे पास इसमें टॉपिक आता है एपिडेमिक्स का। एपिडेमिक्स का मतलब होता है कि कोई भी डिजीज सेपरेट विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट। जब कोई भी डिजीज हेल्प ऑफ द एनवायरनमेंट से क्या हो, सेपरेट होती है और मास किलिंग ऑफ द पीपल करता है। क्या करता है, मास किलिंग ऑफ पीपल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। ये दो तरह की होती है। पहला इसका जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा कि एपिडेमिक्स अमंग द एनिमल्स। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो एनिमल्स के थ्रू फैलती है, जैसे मेड काउ हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया। एक डिजीज थी रिंडरपेस्ट जो एशिया से अफ्रीका में गई थी, वहां के 90% लाइफ स्टॉक को मार दिया था। अगर एनिमल मरते हैं तो उससे डेफिनेटली हमारे लिए भी तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि यूरोप के अंदर पूरा डिपेंड ही किसके ऊपर है, नॉन वेज के ऊपर। अगर एनिमल मरेंगे तो वहां पे स्कार्सिटी ऑफ फूड हो जाएगा, तो उस कंडीशन में सर्वाइवल कंडीशन चैलेंज रहेगी। दूसरा यहां पे आप लिखोगे ह्यूमन बीइंग। अब बहुत सारी ऐसी एपिडेमिक्स है जो ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग फैलती है, और सबसे बढ़िया इसके अंदर एग्जांपल आप लिखोगे कोविड-19। क्या लिखोगे, कोविड-19। तो इसने इसकी वजह से बहुत ज्यादा आप लोगों को सफर करना पड़ा। आप क्या सभी हैं इसके अंदर। तो
अब ये बोलता है कि इसके अंदर दो तरह के एरियाज हैं। पहला जो एरियाज आता है यहां पे भी उसी तरह से है। एक वो कंट्री है जो नॉर्थ कंट्री है, नॉर्थ कंट्री क्या बेटे डेवलप है, उनके पास अच्छा खासा क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे वो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उससे मैनेज कर लेते हैं। जैसे यूरोप की कंट्री है, मैनेज कर लेते हैं क्योंकि उनके पास क्या अच्छी मेडिकल सर्विसेज हैं, अच्छे रिसोर्सेज हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, कम पॉपुलेशन है, ज्यादा रिसोर्सेज है। दूसरी तरफ जो कंट्रीज है वो कौन सी कंट्रीज हैं आपकी, साउथ कंट्री है। साउथ कंट्री में आपकी डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज आती हैं। इनके पास क्या लैक ऑफ या पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से जो एपिडेमिक्स है वो ज्यादा स्प्रेड होती है और ज्यादा स्प्रेड होने की वजह से यहाँ पे मास किलिंग ऑफ द पीपल होता है। अब ये बोलता है कि इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब क्रिएट हो रही है वो ये हो रही है कि ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस से, और ज्यादा माइग्रेशन होने की वजह से जो रीजनल डिजीज थी अब वो किस में कन्वर्ट हो रही है, ग्लोबल डिजीज के अंदर कन्वर्ट हो रही है। जैसे आप यहां पे एग्जांपल लिखोगे कि कोविड-19 स्टार्टेड फ्रॉम चाइना। अगर सपोज कीजिए दुनिया में माइग्रेशन हो ही ना, अगर चाइना के अंदर कोविड-19 आता तो चाइना के अंदर ही रहता, पूरी दुनिया के अंदर वो स्प्रेड ना होता। तो आपके पास ये तीन तरह के थ्रेट्स हैं विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट द पार्ट और कैन बी द आस्क इन योर एग्जाम। सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कंपोनेंट ऑफ द इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसी। आपसे क्वेश्चन आएगा कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसी, कि भारत की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है आप इसके कंपोनेंट्स बताइए। देखिए पहले तो आप, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा है इसमें बोर्ड के अंदर। जब भी ये क्वेश्चन आएगा पहले आप लिखिए इंडिया के बारे में कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया फेसिंग द बोथ टाइप्स ऑफ थ्रेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और इंडिया नीड टू वर्क ऑन इट्स सिक्योरिटी। तो देयर आर द फोर कंपोनेंट। सबसे पहला जो कंपोनेंट है, इंडिया नीड टू वर्क किसके ऊपर, ऑन द मिलिट्री कैपेबिलिटी। हमें क्या करना चाहिए, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज के ऊपर काम करना चाहिए। अब बोलता है जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है इसमें क्या पॉइंट लिखोगे, पहले तो आप लिखोगे कि नीड टू वर्क। अब पूछा जाता है नीड टू वर्क क्यों, क्योंकि हमारे क्या है कॉन्फ्लिक्ट है हमारे नेबर कंट्री से। पहला नेबर कंट्री कौन सा, पाकिस्तान, और दूसरा नेबर कंट्री कौन सा है, चाइना है। हमने क्या किया, इन दोनों कंट्रीज के साथ वॉर भी फोर्ट किए हैं, चाइना के साथ 1962 में और पाकिस्तान के साथ तो कई बार किए हैं, जैसे 1947 का लिख सकते हो, 65 का, 71 का और 1999 का। अब इन दोनों कंट्रीज के साथ हमारे जो क्या है मेजर डिस्प्यूट्स हैं, पाकिस्तान और चाइना के साथ जो डिस्प्यूट्स हैं, पहला जो डिस्प्यूट है वो किसको लेके है, बॉर्डर को लेके है। चाइना के साथ तो हमारा यही डिस्प्यूट है बॉर्डर को लेके। दूसरा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत सारे डिस्प्यूट है, बस अभी तो ये लिख लीजिए कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट है, और तीसरा बड़ा डिस्प्यूट कौन सा है, कश्मीर है। इसीलिए भारत ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए दो चीजों के ऊपर काम किया है। एक तो वी आर एक्यूमुलेटेड द वेपन्स, इसलिए भारत सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 में, फेल्ड हो गया तो हमने दोबारा किया 1998 के अंदर। दूसरा भारत के पास क्या है, सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड है। उसका बड़ा रीजन यही है क्योंकि हमारे क्या है कॉन्फ्लिक्ट है किनके साथ, नेबरिंग कंट्री के साथ। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे टू स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल नॉर्म्स। देखिए आप अकेले वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते जब तक आपके पास सपोर्ट ना हो दूसरी कंट्रीज को। तो ये क्या बोलता है, टू स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल नॉर्म्स। इंटरनेशनल लेवल पे भारत ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे हम दूसरी कंट्रीज के कनेक्टिविटी में आए। अब उसमें कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, इसमें आपने ऑलरेडी जो पढ़े हुए हैं। पहला देखिए इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ नेम, इंडिया सपोर्ट टू द इंटरनेशनल पीस। थर्ड पॉइंट लिखोगे इंडिया सपोर्ट द डिमांड ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो चाहता है कि वर्ल्ड के अंदर जितना बेनिफिट डेवलप कंट्री को हो रहा है उतना बेनिफिट किसको, इंडिया को हो। इंडिया डिड नॉट साइन, इंडिया ने क्या नहीं किया भाई, नॉट साइन किसके ऊपर, दो ट्रीटीज के ऊपर। पहला यहां पे लिखिए एनपीटी और दूसरा कौन सा लिखोगे, सीडीबीटी, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो ये 4 पॉइंट्स आप लिख दोगे। अगला बोलता है कि इंडिया नीड टू वर्क ऑन इंटरनल मैटर्स। अब ये तो हमने बात कर लिया है कि हमारे जो एक्सटर्नल मैटर्स हैं उसके ऊपर, जिसको हम एक्सटर्नल नोशन बोलते हैं। तो इंडिया नीड टू वर्क ऑन द इंटरनल मैटर्स। हमारे देश का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू मेंटेन द यूनिटी। अब मेंटेन द यूनिटी कब करोगे, जब आप अकोमोडेट द डाइवर्सिटी करोगे। तो यहां पे मेन प्रिंसिपल क्या है, पहले टू मेंटेन द यूनिटी एंड टू अकोमोडेट द
डाइवर्सिटी, क्योंकि भारत के अंदर क्या बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। और इसी डाइवर्सिटी के आधार पे कई बार बहुत सारे कंट्रीज ने डिमांड किया, स्टेट ने डिमांड किया भारत के कि हम क्या है आपसे अलग होना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप दो तरह के एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल आप करोगे पंजाब के अंदर देयर वाज अ डिमांड टू बी सेपरेटेड इन द 1980s, और दूसरा आप डिमांड लिखोगे कहां पे, आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारा यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, क्या होने के लिए, भारत से अलग होने के लिए। पहला इसके अंदर आप लिखोगे नागालैंड, और नागालैंड का मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आएगा यही आएगा, नेम द फर्स्ट स्टेट विच कर्व्ड आउट फ्रॉम द असम। नागालैंड 1963 के अंदर इसको असम से अलग किया। दूसरा यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रहा था किसका, मिजोरम के अंदर, और मिजोरम के अंदर भी जो मिजो हिल्स थी वो अलग होना चाहते थे, पर उनको भी क्या कर लिया, अकोमोडेट कर लिया। फिर भी कई बार यहाँ पे डिमांड चलती रहती है। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के अंदर लिखोगे फोकस ऑन द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए आपके देश के अंदर तब तक थ्रेट रहेगा जब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट ना हो, क्योंकि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती रहेगी तो पीपल विल बी हैप्पी, क्योंकि उनका जो बेसिक नीड्स है वो क्या हो जाएगा, पूरा होता रहेगा। और जब तक बेसिक नीड्स पूरा नहीं होगा तब तक वहां पे प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। तो यहाँ पे रैपिड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के अंदर दो पॉइंट्स पे आप फोकस करोगे। एक तो भारत को क्या करना चाहिए, टू मैनेज द रिसोर्सेज इन द बेटर वे, क्योंकि जब तक रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करोगे बेटर वे के अंदर तब तक आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। दूसरा क्या करना चाहिए, टू फास्ट द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। अब फास्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द जीडीपी कैसे कर सकते हो, दो तरीके से। पहला आप फोकस कीजिए ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे। किस पे फोकस कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग पे। और दूसरा फोकस कीजिए टू क्रिएट द मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट। अब भारत के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट एक कंडीशन है जिसमें पीपल डोंट हैव द वर्क, उनके पास काम ही नहीं है। जब उनके पास काम नहीं है तो वो अपने आप को डेवलप कैसे करेंगे। तो आपके पास चार पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है, टू स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल नॉर्म्स। पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप, टू स्ट्रेंथन द मिलिट्री कैपेबिलिटी, और द सेकेंड थिंग है टू स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल नॉर्म्स। और थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, आपके इंटरनल मैटर्स टू बी अकोमोडेटेड टू बी रिजोल्व। और फोर्थ वन रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमसे एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था जिसका नाम है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, में आप लिखोगे कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। आपके पास जो न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट है आप इनको कैसे मैनेज कर सकते हो, उनको मैनेज करने के तीन तरीके बताए गए। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट है उसको वन कंट्री कैन नॉट टू बी काउंटर, एक कंट्री उसको काउंटर नहीं कर सकती। उनको क्या करना पड़ेगा, कई कंट्रीज को मिलकर आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा, जब जाके इसको काउंटर किया जा सकता है। अब कैसे करेंगे, पहला पॉइंट, पहला यह बोलता है कि अगर कोई डिस्प्यूट है दो कंट्रीज के बीच में, उन दोनों कंट्रीज को आपस में क्या करना चाहिए, बायलैटरल एग्रीमेंट करना चाहिए। जैसे कि दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है किस बात को लेके, इलीगल माइग्रेशन को लेके, जैसे भारत और बांग्लादेश का बहुत ज्यादा रहता है। तो उस कंडीशन में दोनों कंट्रीज क्या करें, आपस में एग्रीमेंट करें, किससे रिलेटेड, इलीगल माइग्रेशन से लेके। अगर डिस्प्यूट बड़ा है तो यहां पे क्या करें, मल्टीपल कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट करें। उसके लिए हम एग्जांपल दे सकते हैं, वी कैन फॉर्म टू द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे साउथ एशिया बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, किसको लेके, बाउंड्री को लेके, वाटर को लेके, इलीगल माइग्रेशन को लेके, सस्पेक्टेड बिहेव को लेके, तो क्या बनाए, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आसियान बनाए, तो आसियान ने क्या किया, अपने एरिया, अपने ज्योग्राफिकल के अंदर जो कंट्रीज लोकेटेड है उनको बेनिफिट दिया। आसियान के अलावा आप एग्जांपल लिख सकते हो सार्क, वैसे सार्क फेलियर रहा है पर आप यहाँ पे एग्जांपल में इसको कोट कर सकते हो। अगर कोई ग्लोबल इशू है, अब ग्लोबल इशू दो कंट्रीज तो सोल्व नहीं कर सकती ना रीजनल कर सकती, तो कंट्रीज को क्या करना चाहिए, शुड यूज द प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है, यूएनओ। कौन सा हो सकता है, यूएनओ विच टॉक अबाउट द ग्लोबल इंटरेस्ट। 5 क्वेश्चन लर्न कर लो, काम चल जाएगा। पहला सिक्योरिटी का मीनिंग, दूसरा डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, डेवलप या फर्स्ट वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में डिफरेंशिएट। एक आता है कंपोनेंट ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसी एंड कॉपरेशन वाला, जिसमें आपने 3 बताने हैं, डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड द सीबीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लीजिए, नॉन ट्रेडिशनल का जो फीचर्स है वो क्या क्या है, कि इसके अंदर सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग है, सिक्योरिटी फॉर व्हाट और सिक्योरिटी हाउ, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। एक इसका जो है न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट वाला, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ द इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसी। तो दिस आर द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द फ्रॉम माय साइड।
इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन राइट डाउन.